हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम इस टॉपिक में उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2025 को टारगेट में लेते हुए पोस्ट 41,424 पोस्ट के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 18 करवाने जा रही हूँ, और ये प्रकाशित किया गया एग्जामपुर के द्वारा। और एक और बात मैं बताते चलूँ कि इसमें एक आध दो जैसे आंसर शीट में उत्तर प्रदेश होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट यानी कि एग्जामपुर के द्वारा जो आंसर शीट लॉन्च किया गया, उसमें एक आध दो गलत दिया है। ठीक है, तो मैं सभी क्वेश्चन को मैच करके आपके सामने इस बार लाई हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने अपने तरफ से भी सभी आंसर को मैच किया है, उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, इसलिए एक आध दो मिस प्रिंट इसमें हो चुका है, क्योंकि गलती तो किसी से भी होती है। और आपको बताते चले कि इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड प्रैक्टिस सेट बाई RWA के द्वारा जो लॉन्च किया गया बाई अंकित भाटी के द्वारा, उसको भी मैं करवा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की मांग थी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के 18 में क्या दिया हुआ है। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया? ध्यान रखिएगा, अक्रिय गैसों को ग्रुप 18 यानी कि समूह 18 में रखा गया। अगला है कि सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। अगला है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा की पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान और भार में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान और भार में क्या परिवर्तन होगा? तो द्रव्यमान वही रहेगा, क्या बदलेगा? तो भार बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाते समय हम प्रयोग करते हैं। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो ध्यान रखिएगा, यकृत है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला कि रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, रेशम के कीड़े का पालन हम सेरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि या अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? तो ध्यान रखिएगा, अग्नाशय कार्य करती है, यानी कि पैनक्रियाज काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, गुब्बारों में हम हीलियम गैस भरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम से तीव्र गति से यात्रा करती है? तो ठोस माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदांड यानी कि पॉटरी की शुरुआत किस काल में हुई? तो इसकी शुरुआत ध्यान रखिएगा नवपाषाण काल में। अगला मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। अगला है कि कौन सी एंग्लो मैसूर युद्ध 1791 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद खत्म हुआ? तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध उस समय खत्म हुआ। अगला कुतुब मीनार का निर्माण किसने कार्य उसका पूरा करवाया? यानी पूरा का पूरा कार्य उसके इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवा दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में हुई। ओके, 1885 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा 17 होने जा रहा है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1913 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए? तो ध्यान रखिएगा, एक बार सिर्फ हुए। ठीक है, प्रस्तावना में पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से भाग 3 संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखिएगा, ये दिलाया जाता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि यदि RBI नगद आरक्षित अनुपात को कम कर देता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का सबसे उपयुक्त पैमाना माना जाता है? ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 के अनुसार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसे 13.1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला है कि बायोफार्मा शक्ति योजना किसका उल्लेख बजट 2026-27 के लिए 5 वर्षों हेतु परिव्यय आवंटित किया गया? ध्यान रखिएगा, 10,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने मार्च 2021 तक अपनी कुल देनदारियों को GDP के कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है? ध्यान रखिएगा, 50% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
जनजातीय बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हम्पी उत्सव किस साम्राज्य की वैभवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करता है? तो विजयनगर साम्राज्य को। अगला क्वेश्चन है कि सांगाई महोत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से? तो सांगाई महोत्सव का संबंध मणिपुर से है। अगला क्वेश्चन 2024-23 में नारियल संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नारियल उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम योजना के तहत पात्र किसानों को वार्षिक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ध्यान रखिएगा, वार्षिक 6,000 रुपए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल निर्यात ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने अरब डॉलर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? तो 825.25 अरब डॉलर का। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्डोमीटर के 2026 के अनुमानों के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 37.6% थी। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में घोषित भारत की नवीनतम रामसर साइट पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, याद रखिएगा। अगला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ? तो 1972 में। पारित के लिए पूछा है, ध्यान रखिएगा, तो 1972 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णय को लागू करने के लिए पारित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा हो जाएगा। अगला है कि राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को हम जानते हैं। अगला है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ध्यान रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल की पूर्वी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बारवा के पास गहरा महाखंड बनाती है और भारत में प्रवेश करती है? ध्यान रखिएगा, ये कौन है? तो ब्रह्मपुत्र है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो पहाड़ियों के बीच संपर्क का मार्ग बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये नीलगिरी और अनाईमलाई। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे भारी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इस श्रेणी को हम शिवालिक कहते हैं। अगला है कि भारत के कॉटोनोपोलिस के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के कॉटोनोपोलिस के रूप में हम मुंबई को जानते हैं, क्योंकि यहाँ कटाई के लिए आर्द्र जलवायु और बड़ा बाजार है। अगला है कि कोंकण रेलवे की भौगोलिक विशेषता क्या है जिसने इसके निर्माण के एक इंजीनियरिंग चुनौती बना दिया था? तो इसकी विशेषता पूछा है, तो पश्चिमी घाट की खड़ी ढलानों और अनेक नदियों गुफाओं को पार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित में से किस पठार को भारत का खनिज हृदय कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पायरोफिलाइट के भंडार है? तो पायरोफिलाइट के भंडार हमीरपुर और झांसी में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं और ओडीओपी योजना के तहत ये शामिल भी है? ध्यान दीजिए, पीतल नगरी से हम मुरादाबाद को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है जो मध्यकाल में शिक्षा और संस्कृति का एक महान केंद्र था? तो जौनपुर को जानते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस लोकगीत को बिछो क्या गीत कहा जाता है जो मुख्य रूप से वाराणसी और मिर्जापुर में मानसून के समय गाया जाता है? तो कजरी गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ समुदायों में प्रचलित देवर भाभी विवाह का मुख्य सामाजिक आर्थिक कारण क्या माना जाता है? ध्यान रखिएगा, संपत्ति का परिवार के भीतर ही संरक्षण करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित बदला विवाह की पद्धति का अर्थ क्या है? ध्यान रखिएगा, दो परिवारों के बीच बहनों का आदान प्रदान करना। ओके, अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है जो हिंदू मुस्लिम दोनों भाग लेते हैं? तो नौचंदी का मेला ऐसे मेला है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों भाई लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मेला उसका स्थान सही सुमिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कलिंजर मेला इसमें सही नहीं दिया गया है। बाकी सभी माघ मेला प्रयागराज से है, गोला कोकरनाथ मेला भी लखीमपुर में लगता है, सोरो मेला भी कासगंज में लगता है, लेकिन ये हमारा गलत है। लेकिन गलत पूछा है तो ये हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? सुलहकुल आगरा में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और उन्हें उड़न परी या प्योगली एक्सप्रेस के संदर्भ में नहीं बल्कि यूपी के संदर्भ के समान ख्याति मिली? तो सुधा सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बजट में राजस्व अधिशेष का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जो आधुनिक जांच पद्धतियों के लिए समर्पित है? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसमें हमारा 57 का क्या हो जाएगा? तो लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद शामिल किए गए जो मानव मौलिक अधिकारों को परिभाषित करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, टोटल इसमें पूछा जा रहा है तो टोटल हमारा 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
की सुरक्षा के लिए भारत की कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है? तो इसके लिए CISF जिम्मेदार होती है। अगला है कि आतंकवाद विरोधी कानूनी यानी UAPA का पूरी रूप क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका पूरी रूप पूछा जा रहा है कि क्या होगा? तो गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और म्यांमार के बीच की सुरक्षा के लिए कौन सा विशिष्ट अर्धसैनिक बल तैनात है? जो पूर्व का पहले कहा जाता है तो असम राइफल्स तैनात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत लिपुलेख तटराज साझा करता है जो हाल में मानचित्र विवाद के कारण में चर्चा में था? तो नेपाल के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक नोजी ओकोंजा-इवेला किस देश की है? तो ये ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया के हैं। अगला है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से G7 का सदस्य कौन नहीं है? ध्यान रखिएगा, G7 का सदस्य इसमें से पूछा है तो हमारा भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग लग रहा है कि सलों से मिस्टेक हो गया। पुलित्जर के यहाँ पे पुलित्जर कर दिया। ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है? तो पत्रकारिता और साहित्य में। अगला है कि साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ध्यान रखिएगा, अरुंधति रॉय थी। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी देश में मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, किसे पूछा जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स को। अगला है कि रिंगिट किस दक्षिणी पूर्व एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो रिंगिट ध्यान रखिएगा मलेशिया की है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? ध्यान रखिएगा, बी क्वेश्चन, नासा, ESA और CSA का। अगला है कि थॉमस अल्वा एडिसन किसके आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध है? तो लाइट बल्ब के लिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना का मुख्य लाभ किस परिवारों को प्राथमिक आधार दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक आपदाओं, कालाजार और कुछ रोग से प्रभावित परिवार होता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत स्कूल जाने वाले कामकाजी लड़के लड़कियों को कितने प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाती है? लड़कों को 1000, लड़कियों को 1200। अगला क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को हींग प्रसंस्करण के लिए चुना गया? तो हींग के लिए हाथरस को चुना गया है। अगला उत्तर प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है? ध्यान रखिएगा, प्राचीन गोंडवाना का हिस्सा दक्षिणी का पठार माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 77 होने जा रहा है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? उत्तर प्रदेश में रेत या ऊसर मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, बांगर क्षेत्र के विभाग जहां जल निकासी खराब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया सवेरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य होता है वरिष्ठ नागरिक महिलाओं और अकेले रहने वाली महिलाओं का पंजीकरण और सुरक्षा प्रदान करना। अगला है कि उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में सर्दियों के दौरान होने वाले वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की किस जाति को लोग स्वयं कनाडा प्रताप के वंशज मानते हैं और थारूवाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं? तो थारू जनजाति के लोग। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, दादरी और ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तराखंड और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करता है? तो ध्यान रखिएगा, सहारनपुर में हमारा सहारनपुर जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की मूलभूत साक्षरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्मेलनों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? ध्यान रखिएगा, पहल की शुरुआत कौन सी की गई पूछा तो निपुण भारत की शुरुआत की गई है। अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? ध्यान रखिएगा, उसका आयोजन चीन में किया गया। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति किसके द्वारा ये लिखी गई है? तो यह वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। अगला है कि सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप का उपयोग सुरक्षा एजेंसियों और कर्मियों के विरुद्ध किस लिए किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेदनशील सूचना और रक्षा संबंधी डेटा चुराने के लिए। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ये किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का सबसे पुराना गहरा बिंदु कौन सा है? तो सुंदा ट्रेंच और जावा ट्रेंच है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट मानी जाती है? ध्यान रखिएगा, बेरिंग जल संधि है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोहा कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है कि
अफ्रीका महाद्वीप के सवाना घास के मैदान किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो इसे हम उपयुक्त सभी हाथी का घास मानते हैं, लानोस बोलते हैं और पार्क लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सरस आजीविका खाद्य महोत्सव 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला है कि महिला कल्याण योजना 14,408 नंबर को बदलने के लिए मंत्रालय ने 1515 हेल्पलाइन की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला आरबीआई ने दिसंबर 2025 में किन पड़ोसी देशों को भारतीय मुद्रा निर्यात ऐप पर संशोधित नियम जारी किया है? तो ध्यान रखिएगा नेपाल और भूटान के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का विषय क्या था? तो इसका देखिएगा विज्ञान से समृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा, विज्ञान से समृद्धि। अगला है कि दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा हाई स्पीड कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए किस उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो GSAT-30 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अगला है कि राज्य सरकार ने गोल्डन जैकल एम्बेसडर स्कीम शुरू किया गया केरल राज्य के द्वारा। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि को हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित करता है? तो ये अनुच्छेद 343 के तहत। अगला है कि 8 अप्रैल 1919 को नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के दरवाजे पर किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह और बुटकिशोर दत्त, इन दोनों के द्वारा, यानी कि डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।